हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो यहाँ पे आपको समझना है, और उसकी वजह से कौन कौन सी इफ़ेक्ट देखने को मिलती है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि रिफ्रैक्शन के टाइम पे हमने क्या पढ़ा था। जब हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन का मतलब तो सबको पता है कि जब लाइट है वो मीडियम चेंज करती है तब अपनी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज करती है। ओके, तो यहाँ पे हमने पढ़ के रखा था व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम लाइक दिस, it will bend towards normal. It will bend towards normal. Same way यहाँ पे हमने पढ़ के रखा था when light enters from denser medium to rarer medium। ठीक है ना, ये denser medium है, ये rarer medium है। यहाँ पे ये denser था, ये rarer था। It will bend away from normal, कुछ इस तरह जाएगी। ठीक है ना, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे जो लाइट है वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में जा रही थी और नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। यहाँ पे ये लाइट इस तरफ जा रही थी और नॉर्मल से दूर की ओर बेंड हुई। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में भी कुछ ऐसा होता है जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी मैं एक्सप्लेन करूँ वो एक बार समझ लो, और एक बार वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना है टेक्स्ट बुक में से। ठीक है, तो यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड द अपरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सीन थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव अ फायर और अ रेडिएटर। ठीक है ना, कहीं पे आग लगी हुई है, सपोज होलिका दहन चल रहा है और आग लगी हुई है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप देखोगे तो हॉट एयर होगी जो कंटिन्यूसली आपको वेवरिंग इफेक्ट देगी। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से देख रहे हो इसके आर पार, ठीक है ना, तो वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो आपको कंटिन्यूसली चेंज होती हुई नज़र आएगी। ठीक है ना, और ये कंटिन्यूसली पोजीशन चेंज होती है, इसलिए ऐसी कोई इफेक्ट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का आप बोल सकते हो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। ठीक है, इतनी चीज़ें एक याद रख लो कि अगर एयर है वो हॉट है तो वो लाइटर एयर होगी। लाइटर मतलब लेस डेंसर। तो मीडियम की डेंसिटी कम रहेगी। ठीक है, और अगर कोल्ड एयर है, मतलब कंपैरिजन में ये हॉट एयर के कंपैरिजन में अगर दूसरी कोई एयर है जिसका टेम्परेचर कम है तो वो डेंसर है, मतलब मोर डेंसर। ओके, चलो ये आपको चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की हेल्प से एक नेचुरल फिनोमिना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि सपोज हम यहाँ पे हैं और स्टार तो बहुत ही ज़्यादा दूर होगा। ठीक है ना, यहाँ पे कोई एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, स्टार है वो काफ़ी दूर होगा। मान लेते कि यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, उसकी एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे है।
अब जैसे ही रे ट्रैवल करेगा, रे आएगा, समझो वहाँ से ये रे आया, ये रे कंटिन्यूसली बेंड होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इस तरफ आता जाता है वैसे वैसे एयर की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है, और डेंसिटी इंक्रीज होती है मतलब कंटिन्यूसली जो लाइट है वो फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल कर रही है, और वो बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल एट ईच एंड एवरी पोजीशन। तो यहाँ पे लाइट इस तरह ट्रैवल करेगी। देखो कि यहाँ से लाइट ने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया और ये बेंड हो रही है टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये लाइट ऐसे आएगी टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होते हुई, ऐसे। ये यहाँ तक आ गई, ठीक है ना। अब ह्यूमन आई का काम क्या है? लाइट को कलेक्ट करना। तो वो लाइट कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन किसके पास देगी? ब्रेन को। और ब्रेन को तो सिर्फ इतना पता है कि लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो फिर ब्रेन क्या सोचेगा? ब्रेन सोचेगा कि ये डायरेक्शन से लाइट आई है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन में और यहाँ पे कहीं पे होगी। क्लियर? तो ये हो गया स्टार, ये है वो रे पाथ, और ये हो गई स्टार की एपरेंट पोजीशन। एपरेंट स्टार पोजीशन। और जैसे जैसे आप हाइट से नीचे आते हो वैसे वैसे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्लियर? तो स्टार यहाँ पे दिखना चाहिए, कंटिन्यू दिखना चाहिए, फिर भी ये ट्विंकलिंग क्यों हो रहा है? मतलब स्टार है उसकी इंटेंसिटी कंटिन्यूसली आपको डिफरेंट मिल रही है, पोजीशन में भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों? तो उसका भी रीज़न है कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो हर एक टाइम के लिए स्टेबल नहीं है। यहाँ पे एयर पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग है, और एयर पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग है, इसलिए ये जो अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार है वो भी आपको कंटिन्यूसली चेंजिंग नज़र आएगी। मतलब एक बार स्टार आपको यहाँ पे नज़र आया तो एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, ये स्टार की जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंजिंग है। क्यों? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी हर एक पोजीशन पे कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। मतलब आप बोल सकते हो कि किसी एक पोजीशन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हर एक टाइम पे अलग अलग हो सकती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हर एक टाइम पे अलग अलग है, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका अमाउंट भी अलग अलग हो सकता है। क्लियर? इसीलिए देखो मैं टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। The starlight on entering the Earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. Since the atmosphere bends starlight towards normal, है ना। देखो आप हर एक पोजीशन पे देखो, सपोज ये पोजीशन है तो ये हो गया नॉर्मल, तो ये अंदर की ओर बेंड हो रही है, मतलब हर एक पोजीशन पे जो लाइट है वो बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल। क्यों? क्योंकि वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आ रही है, क्योंकि नीचे की ओर आप जैसे जैसे जा रहे हो वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। मैंने लिख दिया था डिक्रीज, एक्चुअल में इंक्रीज होगा। नीचे आओगे वैसे, हाँ ऊपर जा रहे हो तो डिक्रीज होगा। क्लियर?
तो लाइट कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रही है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इसीलिए हर एक पोजीशन पे, सपोज ये पोजीशन ले लो, यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये एक्चुअली जा रही थी ऐसे स्ट्रेट बट बेंड हुई किस तरफ, टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, हर एक पोजीशन पे लाइट है वो बेंड होती है टूवर्ड्स नॉर्मल। ओके, आगे देखते हैं। Since the atmosphere bends starlight toward the normal, the apparent position of the star is slightly different from its actual position. यहाँ पे स्टार की एक्चुअल पोजीशन है, वहाँ से apparent जो पोजीशन है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। ठीक है, The star appears slightly higher than its actual position when viewed near the horizon. ठीक है, यहाँ से आप देखने की ट्राई करोगे तब जो स्टार है वो एक्चुअल पोजीशन पे है उससे थोड़ा आपको ज़्यादा ऊपर देखने को मिलेगा। Further, this apparent position of the star is not stationary but keeps on changing slightly since the physical condition of Earth's atmosphere are not stationary as was the case in the previous paragraph. ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, बट यहाँ पे देखो कि यहाँ सपोज ये लेयर एटमॉस्फेयर का है, तो एटमॉस्फेयर की यहाँ पे जो फिजिकल कंडीशन है, मतलब आप ले लो वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, ये सब कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। टेम्परेचर भी चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, तो डेंसिटी भी चेंज होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा, तो फिर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो भी कंटिन्यूसली चेंजिंग होगा। क्लियर? इसीलिए जो ये स्टार की जो पोजीशन है वो ऊपर तो मिली, बट वहाँ पे भी एक सिंगल पोजीशन पे नहीं मिल रही है, वहाँ पे भी वो स्टार की जो आपको इमेज दिखाई देगी वो हिलती डुलती दिखाई देगी। ठीक है ना, इसीलिए जो स्टार की जो इंटेंसिटी है वो हमें टाइम टू टाइम चेंजिंग नज़र आती है। ठीक है ना, सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज्ड सोर्स ऑफ लाइट एज द पाथ ऑफ रेज of light coming from the star goes on varying slightly. The apparent position of star fluctuates and the amount of light entering the eye flickers. क्योंकि आँख में जो एंटर होने वाली लाइट है उसका अमाउंट यहाँ पे चेंज होता रहेगा। The star sometimes appears brighter and sometimes fainter, विच इज़ द ट्विंकलिंग इफेक्ट। कभी कभी आपको ज़्यादा ब्राइट स्टार नज़र आएगा, कभी कभी ब्राइटनेस कम नज़र आएगी, तो ये इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो अभी ये देखते हैं कि ये जो इफेक्ट है वो प्लैनेट्स में क्यों नहीं नज़र आती। ठीक है, अब प्लैनेट में क्या होता है, तो वो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लैनेट है वो स्टार के कंपैरिजन में ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है ना, तो प्लैनेट क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए प्लैनेट को हम मान सकते हैं कि वो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे डॉट्स से बना हुआ है। ये छोटे छोटे जो है डॉट्स वो हमारे लिए बन जाते हैं सोर्स ऑफ लाइट। वो खुद लाइट जनरेट नहीं करते बट रिफ्लेक्ट तो करते हैं, तो हमारे लिए बन गए सोर्स ऑफ लाइट। अब जो वेरिएशन इन इंटेंसिटी है, वेरिएशन इन इंटेंसिटी ये सभी सोर्सेज में जितने छोटे छोटे सोर्सेज हैं सभी में डिफरेंट होती है। तो सबकी अगर आप एवरेज निकाल लो तो वो होता है 0, मतलब वेरिएशन इन इंटेंसिटी एवरेज निकालोगे तो बन जाएगा 0। इसीलिए प्लैनेट्स में हमें ये इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलती है। ओके, और उसके बाद डिस्कस करते हैं एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो यहाँ पे मैंने अर्थ का डायग्राम बनाया हुआ है। सपोज़ ये हमारी अर्थ है, ठीक है, सन यहाँ पे कहीं पे है। सपोज़ सन की जो मोशन है वो कुछ इस तरह हो रही है, यहाँ से स्टार्ट करके वापस इधर तक, ठीक है, ऐसे।
एक्चुअली सन ऐसे नहीं मूव करता, हमारी अर्थ इधर से इधर जा रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें लगता है कि सन है वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाके सनसेट होता है फिर। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन है, ये लाइन ऑफ साइट हो गई आपके लिए, मतलब यहाँ पे कोई इंसान है यहाँ पे, उसके लिए ये हो गई लाइन ऑफ साइट, मतलब यहाँ तक का दिखाई देता है। तो जब एक्चुअली सन यहाँ पे आएगा तब हम मानेंगे कि सनराइज हुआ, ठीक है ना। तो फिर एडवांस्ड मतलब पहले क्यों हो जाता है, तो वो समझो, यहाँ से जैसे ही लाइट रे निकलेगा ऐसे, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन हमारी आँख में जाएगा। जैसे ही सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर, मतलब इतना जो मैंने एरिया दिखाया है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होके लाइट हमारी आँख में आएगी, और हमारी जो आई है वो सिर्फ लाइट को कलेक्ट करती है। ठीक है ना। तो जो ब्रेन है वो सोचेगा कि लाइट अगर यहाँ से आई है तो कुछ यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे सन दिखाई देगा। तो ये हो गई अपरेंट पोजीशन ऑफ सन, ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन, ये एक्चुअल पोजीशन है और ये अपरेंट पोजीशन। इसीलिए हमें लगता है कि सनराइज है वो हो चुका है, बट एक्चुअल में हुआ नहीं था, 2 मिनट के बाद होने वाला था, वो 2 मिनट पहले ही हो गया, इसीलिए एडवांस्ड सनराइज। अब डिलेड सनसेट देखते हैं कि सन यहाँ पे है तब हम मानेंगे कि सनसेट हो रहा है, बट जब यहाँ पे चला जाए और फिर भी हमें दिखे तो हमें तो लगेगा कि सनसेट नहीं हुआ है, बट एक्चुअली हो चुका है। मतलब सन यहाँ पे है, यहाँ से लाइट रे ऐसे ट्रैवल करेगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन आँख में जाएगी, हमारी आँख लाइट को कलेक्ट करेगी, ब्रेन सोचेगा कि ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे होना चाहिए, मतलब ये रियल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन, ओके। और यहाँ पे अपरेंट पोजीशन है, मतलब सनसेट हो चुका है फिर भी हमें लग रहा है कि सनसेट नहीं हुआ है। तो सनसेट है वो एक्चुअल सनसेट के बाद 2 मिनट के बाद होगा, इसीलिए एडवांस्ड सनराइज होता है और डिलेड सनसेट है वो थोड़ा टाइम लेके फिर होता है। एक्चुअल सनसेट हो चुका होता है, 2 मिनट के बाद हमें लगता है कि सनसेट हुआ। सेम वे सनराइज हुआ नहीं है फिर भी 2 मिनट पहले ही हमें लग जाता है कि सनराइज हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो आज हमारे ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमारा फिनिश हुआ, ठीक है, और एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। फिर आगे के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।